तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था डिफ्यूजन और डिफ्यूजन का क्या रोल है मास ट्रांसफ़र में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिफ्यूजन या मास ट्रांसफ़र के दो मैकेनिज्म होते हैं, एक होता है एडी डिफ्यूजन, एक होता है मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। दोनों में से कोई भी प्रकार का डिफ्यूजन होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन वो दोनों ही तरफ होता है। दोनों तरफ इन द सेंस कहीं भी हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, अपोजिंग किसी तो अगर हम किसी एक डायरेक्शन में हम फ्लक्स निकालना चाहेंगे तो उसमें जो बल्क फ्लो का रोल है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि स्पीसीज़ का जो ट्रांसफ़र होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, वो प्योरली कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से ना होकर के बल्क फ्लो का भी उसमें कंट्रीब्यूशन होता है, योगदान होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर सपोज़ आपको एक मेले में छोड़ दिया जाए तो आप का एक सपोज़ आप मेले में भीड़ में जा रहे हैं तो आपका खुद का योगदान तो रहेगा जाने में, साथ में भीड़ का भी योगदान रहेगा। अब वो योगदान पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। पॉजिटिव इन द सेंस कि उस योगदान से आप हो सकता है कि भीड़ आपको जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उस डायरेक्शन में भीड़ भी जा रही होगी। अगर ऐसा होता है तो उस केस में आप जो चीज़ आप 2 घंटे में पहुँचेंगे वो हो सकता है कि 1 घंटे में पहुँच जाए। क्यों? क्योंकि भीड़ का भी योगदान है आपके साथ में है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं उसी भीड़ में भीड़ जिधर जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, उससे विपरीत दिशा में, उस कंडीशन में जो भीड़ का योगदान है वो आपके लिए निगेटिव होगा, क्योंकि आपको अपोज कर रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि आप जो है वो जा रहे हैं खुद के इंटरेस्ट से, यानी जस्ट लाइक कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से जो कंपोनेंट का ट्रांसफर होता है। और जो दूसरा जो योगदान है वो भीड़ का, वो बल्क फ्लो वाला टर्म, उससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी फ्लो में दो टाइप का कंट्रीब्यूशन होगा, एक तो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन तो होगा ही होगा, साथ में बल्क का भी फ्लो होगा, बल्क का भी कंट्रीब्यूशन होगा। तो उसी संदर्भ में आज हम डिस्कस करेंगे कितने टाइप के फ्लक्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स होता क्या है, पहले हम ये समझो। फ्लक्स फ्लक्स कुछ नहीं, नथिंग इज फ्लक्स। यहाँ पे चूँकि हम बात कर रहे हैं मास फ्लक्स की या मोलर फ्लक्स की, तो यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में ट्रांसफ़र हुए मटेरियल के अमाउंट को फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। मीन्स यूनिट एरिया तथा यूनिट टाइम में ट्रांसफ़र हुए मटेरियल के अमाउंट को फ्लक्स कहते हैं, ठीक है बेटा। यानी एकांक क्षेत्रफल एकांक समय में ट्रांसफ़र हुए मटेरियल को क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। यानी यहाँ पे जो यूनिट होगा तो फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, फ्लक्स की यूनिट इज इक्वल टू अमाउंट, है ना, ऑफ मटेरियल ट्रांसफर हुए मटेरियल के अमाउंट बटा में एरिया इनटू टाइम। तो अगर हम यूनिट बताएं एम के सिस्टम में, तो मटेरियल का अमाउंट अगर हम लिखते हैं मोल में तो हम बात करते हैं मोलर फ्लक्स। तो फ्लक्स दो प्रकार का हो जाएगा, डिपेंड करता है कि अमाउंट कैसा है। तो दो प्रकार के फ्लक्स होते हैं, एक तो होता है मोलर फ्लक्स, एक होता है मास फ्लक्स। किसके आधार पर,
अमाउंट के आधार पर, क्या लिख सकते हो आप, अमाउंट के आधार पर दो प्रकार फ्लक्स होता है। तो मोलर फ्लक्स में जो अमाउंट किसमें होगा, मोल में होगा, और मास फ्लक्स में जो अमाउंट किसमें होगा, द्रव्यमान और मास में होगा। ठीक है, अमाउंट जो है वो मास में होगा। तो मोलर फ्लक्स की अगर यूनिट की बात करें हम, मोलर फ्लक्स, इसकी जो यूनिट हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी, चूँकि ट्रांसफर में मटेरियल का अमाउंट किसमें होगा, मोल में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं किलो मोल या मोल लिख लो। एरिया किसमें, मान लो मीटर स्क्वायर, और समय किसमें होगा, सेकेंड में। ये हो गया यूनिट। इस तरीके से अगर मास फ्लक्स की बात करें, मास फ्लक्स की यूनिट जो होगी वो किसमें होगी, केजी पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, यानी इकाई एरिया से इकाई समय में ट्रांसफर हुए मटेरियल के मोल की संख्या को क्या बोलते हैं, मोलर फ्लक्स। और इकाई समय में इकाई एरिया से ट्रांसफर हुए मटेरियल की के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, मास फ्लक्स। क्लियर, ये तो क्या फ्लक्स होता क्या है। अब बेसिकली ये तो फ्लक्स हमने बताया दो टाइप के, वो आपने बताया अमाउंट के यूनिट के आधार पर कि अमाउंट हम क्या ले रहे हैं, मोल ले रहे हैं या मास में ले रहे हैं। लेकिन एक और जो इसका वर्गीकरण है वो ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम फ्लक्स किसके रेफरेंस पे ले रहे हैं, है ना, किसके संदर्भ में ले रहे हैं। संदर्भ का मतलब समझते हो, जैसे कि एक केस में अगर हम फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स का मतलब कोई भी स्पीसीज जो ट्रांसफर हुआ किससे, इकाई एरिया से इकाई समय में। अब जो स्पीसीज जो ट्रांसफर हो रहा है वो मेजर कौन कर रहा है, माप कौन रहा है कितना ट्रांसफर हुआ, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो देख रहा है। तो यदि ऑब्जर्वर स्थिर है, ठीक है, उस केस में जो मात्रा आएगी वो अलग आएगी। और एक केस में जब ऑब्जर्वर खुद मूव कर रहा होगा किसी एक निश्चित एवरेज वेलोसिटी से, उस केस में जो मात्रा होगी वो अलग आएगी। मैं क्या बताना चाहता हूँ समझिए। तो जैसा कि मैं अगर बात करूँ कि ट्रेन की स्पीड 45 किलोमीटर पर आ रहा है, तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक रेलवे ट्रैक है, समझिए रेलवे ट्रैक है, इस पर ट्रेन चलने वाली है। ये हमने एक एकांक अनुप्रस्थ काट ले लिया, एक क्षेत्रफल ले लिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया कि इस एरिया से किसी निश्चित दिए गए समय में कितनी ट्रेनें पास की। और उस केस में जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ पे रुका हुआ है। ये ऑब्जर्वर जो मेजर कर रहा है कि कितनी ट्रेनें काउंट कर रहा है कि इस एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में कितनी ट्रेन पास हुई। एक ये फ्लक्स हुआ कि नहीं हुआ, ट्रेन क्या है, स्पीसीज हो गया। तो मान लो 10 ट्रेन पास हुई, 10 ट्रेन पास हुई कितने से, मान लो 1 मीटर स्क्वायर एरिया से और 1 सेकेंड में। तो फ्लक्स कितना हो गया, 10/1 × 1 = 10, यानी 10 ट्रेन पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यानी इसका मतलब ये जो ऑब्जर्वर ने क्या मेजर किया कि 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया से कितनी ट्रेन पास हुई, 10। ठीक है, एक केस तो ये हो गया। दूसरा, ये जो ट्रेन का ट्रैक है, पटरी है, और ये जो ऑब्जर्वर है नाउ, ये ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। यहाँ पे रुका हुआ था, यहाँ पे वो स्थिर था, यहाँ पर वो मूव कर रहा है, वो खुद भी किसी एक निश्चित वेग से मूव कर रहा है। ठीक है, अब उस केस में उसी 1 मीटर स्क्वायर एरिया से उसी 1 सेकेंड में कितनी ट्रेन पास की, क्या वो सेम वैल्यू आएगी या डिफरेंट वैल्यू आएगी? ऑब्वियसली डिफरेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, डिफरेंट वैल्यू इसलिए आएगी क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्वर स्थिर नहीं है। जो हम मेजर कर रहे हैं फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग रेफरेंस फ्रेम, जो मेरा रेफरेंस फ्रेम है, संदर्भ
का फ्रेम है वो स्थिर नहीं है, वो भी मूव कर रहा है। समझ में आ गया? जैसा कि अच्छा, इसमें क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्थिर है और यहाँ पे मूव कर रहा है, दोनों केस में अमाउंट डिफरेंट इसलिए भी आ रहा है। जैसे कि मैं वो एक और एग्जांपल दूँ आपको। आप सपोज करिए कि आप मेले में हैं, ठीक है, और कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है। सपोज आप मेले में हैं और कोई पुलिस जो है एक जगह खड़ा होकर के आपको ऑब्जर्व कर रहा है। सपोज आप संदिग्ध पर्सन है, संदिग्ध है, आपके पास कुछ बम वम रखा हुआ है, और पुलिस जो है आपको मेले में एक जो ऊंचाई पे मचान बना होता है ना, वहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, वो रुका हुआ है पुलिस, तो पुलिस ऑब्जर्वर हो गया और आप क्या हो गए, कंपोनेंट हो गए, वो आपको ट्रैक कर रहा है। तो उस केस में ऑब्जर्वर जो खड़ा हुआ है, जो पुलिस आपको मॉनिटर कर रहा है, उसको जो कंट्रीब्यूशन होगा, जो जो ट्रांसपोर्ट होगा, वो दो तरीके से ऑब्जर्व करेगा। एक तो आपका खुद का भी रहेगा और साथ में भीड़ का भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। दोनों कंट्रीब्यूशन रहेगा या नहीं रहेगा, आप बताएं। उसमें जो भी मूवमेंट आपको, जो भी मूवमेंट हो रहा है और जो पुलिस उस मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहा है, उस मूवमेंट में पुलिस को दोनों का योगदान दिखेगा, कंबाइंड कंट्रीब्यूशन दिखेगा। कंबाइंड कंट्रीब्यूशन का मतलब आप भी मूव कर रहे हैं और साथ में आपका खुद का भी एक योगदान है और दूसरा भीड़ का भी योगदान है। तो उस दोनों योगदान को कंबाइंड इफेक्ट किसको दिखेगा, पुलिस वाले को, जो स्थिर है। दूसरा दूसरा अगर पुलिस भीड़ के साथ ही मूव कर रहा है, यानी जितनी स्पीड से भीड़ मूव कर रही है उसी स्पीड से पुलिस भी मूव कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा बेटा, उस केस में पुलिस को भीड़ का योगदान नहीं दिखेगा, क्योंकि पुलिस भी भीड़ की स्पीड से मूव कर रही है, तो उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। केवल और केवल वो आपका योगदान देखेगा, है कि नहीं? समझ में आ गई बात? तो वही केस है कि एक में ऑब्जर्वर यानी पुलिस स्थिर है और एक में पुलिस मूव कर रहा है, तो दोनों केस में जो फ्लक्स होगा या ट्रांसपोर्ट होगा किसी स्पीसीज का, वो डिफरेंट होगा। एक में जहाँ पे ऑब्जर्वर स्थिर होगा उसको दोनों का ही कंबाइंड इफेक्ट दिखेगा। एक और एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि सपोज एक ऑब्जर्वर है, या आपका सपोज आप ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए आपने देखा होगा कि पुलिस जो है जगह जगह पे बूथ लगाती है। आप बात को सुनिएगा। पर ये रोड है और एक जगह यहाँ पे एक चेक पोस्ट लगा हुआ है, एक चेक पोस्ट है जहाँ पे पुलिस वाले लगाते हैं बैरियर, और यहाँ से जो भी गाड़ियाँ जा रही हैं उसको मॉनिटर करता रहता है, ठीक है, किसकी स्पीड ज़्यादा है, कौन हेलमेट नहीं पाना है। एक तरीका ये हो गया, यानी ये जो पुलिस है वो चेक पोस्ट पे स्थिर है। अब वो मॉनिटर कर रहा है कि सपोज कितनी व्हीकल यहाँ से पास हुई इकाई समय में, इकाई क्षेत्रफल से, तो कुछ काउंट मिलेगा उसको कि 10 गाड़ियाँ पास हुई 1 घंटे में एक इकाई एरिया से। एक केस में पुलिस वाला भी जो है वो बाइक से मूव कर रहा है, तो क्या उसको सेम नंबर आपको काउंट मिलेगा? नहीं, क्योंकि एक बार पुलिस स्थिर है, एक बार पुलिस मूव कर रहा है, दोनों केस में जो काउंट मिलेंगे, उसको नंबर मिलेगी, संख्या मिलेगी, वो अलग होगी, क्योंकि पुलिस भी एक निश्चित स्पीड से मूव कर रहा है, तो अब उसे अलग नंबर मिलेगा, है कि नहीं? बढ़िया एग्जाम्पल आपको समझने के लिए ठीक वैसा ही है जैसा कि मैंने आपको बताया भीड़ में। तो भीड़ में अगर कोई चीज़ जा रही है और कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है, एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हो। जैसे कि सपोज आप ये सब समझाने के लिए है, लिखने के लिए नहीं है। मैं बता रहा हूँ 2 टाइप के फ्लक्स होते हैं, किसके आधार पर? रेफरेंस फ्रेम के आधार पर। तो सपोज ये नदी है और इसमें कोई एक बोट वाला है, ये बोट वाला है, ये पर्सन बोट चला रहा है, ठीक है।
और यहाँ पे सपोज ये नदी का किनारा है, यहाँ पे आपका दोस्त यहाँ बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है आपका कि मेरा दोस्त कब आएगा तो हम मिलेंगे। अब इसमें दो चीज़ें हैं बेटा, एक तो नदी की धारा की स्पीड होगी कुछ, तो नदी की धारा की स्पीड और कुछ स्पीड बोट की भी होगी या नहीं होगी? तो एक तो नदी की धारा की स्पीड और बोट की स्पीड, आप कितने समय में यहां से यहां पहुंचोगे ये ऑब्जर्व कर रहा है आपका दोस्त, तो उसको दोनों का इफेक्ट दिखेगा, कंबाइंड इफेक्ट होगा उसमें। आपका इंडिविजुअल इफेक्ट तो है नहीं, क्योंकि आपका इंडिविजुअल इफेक्ट केवल और केवल तब होता है जब नदी की स्पीड क्या होती है, 0। समझ आ रहा है? लेकिन यहाँ पे नदी की स्पीड भी तो है। अब हो सकता है कि नदी की स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में भी हो, लेकिन मेरा कहने का सेंस ये है कि जो भी ऑब्जर्वर यहाँ पे रुका हुआ है, यहाँ से वो बाहर रुका हुआ है, स्थिर है किनारे पे, तो उसको आपके दोनों, आपका इंडिविजुअल स्पीड, आपका केवल और केवल बोटिंग स्पीड, बोटिंग एबिलिटी को नहीं दिखा रहा है। बोटिंग एबिलिटी इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि साथ में पानी का भी स्पीड है, तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट इसको ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक, तो बोटिंग एबिलिटी अगर केवल मेजर करनी है कि आपकी बोटिंग एबिलिटी है कितनी, हो सकता है ये भी हो सकता है कि आप नहीं मूव कर रहे हो, आप बोट को बंद कर दिए हैं, खेना सेल करना बंद कर दिए हैं आपने, बोट को खोना बंद कर, फिर भी आप आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि नदी की स्पीड है, पानी की स्पीड है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये बल्क फ्लो हो गया। तो एक तो हो गया बल्क फ्लो, एक हो गया आपका इंडिविजुअल के कारण, जो आपकी पोटेंशियल को दिखाता है, जो आपकी क्षमता को दिखाता है, स्विमिंग की क्षमता को दिखाता है। लेकिन जो ऑब्जर्वर है उसको तो आप कितने जल्दी पहुंच रहे हो उसमें दोनों का योगदान है कि नहीं? सपोज आप यहाँ से स्टार्ट किए और आपने 100 मीटर की दूरी को आपने 10 सेकंड में कंप्लीट कर दिया, तो इस टाइम में 100 मीटर की दूरी कवर करने में, इस टाइम में दोनों का योगदान है ना, है कि नहीं बेटा? लेकिन अगर यही ऑब्जर्वर नदी की स्पीड के साथ यहाँ पे बैठा हुआ है, वो ऑब्जर्वर जो है एक अलग बोट में बैठा हुआ है जिसकी स्पीड नदी की स्पीड के बराबर है, ध्यान रखना, उसकी स्पीड किसके बराबर बेटा? नदी के स्पीड के बराबर है। स्ट्रीम, नदी की जो धारा है उसकी स्पीड के बराबर है, वो खेल नहीं रहा है। और अगर आप भी नहीं खेल रहे हैं तो दोनों को लगेगा रुके हुए हम लोग, क्योंकि वो भी नदी की धारा के साथ चल रहा है, आप भी नदी की धारा के साथ चल रहा है। अब ऑब्जर्वर आपका अंदर है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ठीक है बेटा? तो उस केस में आप गौर फरमाइएगा, उस केस में अगर ये वाला जो दोस्त है ए और आप बी हैं, तो आपका दोस्त अगर खेल नहीं रहा है तो आपको लगेगा ये रुका हुआ है, क्योंकि आप भी उसी स्पीड से चल रहे हैं जितनी स्पीड से वो चल रहा था, नदी की धारा। कभी देखा होगा कि दो ट्रेनें जब एक साथ एक ही दिशा में एक स्पीड चलती है तो लगता है दोनों ट्रेन रुकी हुई है, ठीक है? क्योंकि ऑब्जर्वर जो है वो, तो उस केस में अच्छा, अगर सपोज ये खेलना स्टार्ट करता है तो आप जो भी आपको स्पीड दिखेगी उसकी, वो दिखेगी उसका कैपेसिटी, उसकी क्षमता। यानी अब जो आपको जो भी मूवमेंट ऑब्जर्व होगा इस बोर्ड का, वो केवल किसकी वजह से दिखेगा? उसके खुद के एफर्ट की वजह से, उसकी स्विमिंग एबिलिटी की वजह से। यानी नदी का जो बल्क का फ्लो का इफेक्ट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। समझ में आ गया? तो जब ऑब्जर्वर मूव करेगा, यानी जब हम फ्लक्स मेजर करते हैं किसी मूविंग रेफरेंस फ्रेम से, जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो किसी एवरेज वेलोसिटी से, उस केस में फ्लक्स का मान अलग होगा, और जब ऑब्जर्वर स्थिर होगा उस केस में फ्लक्स का मान अलग होगा। फ्लक्स का मतलब कोई भी चीज़ कितना ट्रांसफर होगा। क्लियर बेटा? तो अगर आपको स्विमिंग एबिलिटी देखनी है तो स्विमिंग एबिलिटी में आपको केवल उसका, उस पर्सन का केवल एफर्ट देखना है हमको, ना कि नदी की धारा का। भाई आप नदी की धारा की दिशा में तो कोई भी तैर लेगा ना, नदी की धारा के विपरीत दिशा में तैरना मेन होता है।
स्विमिंग एबिलिटी को दिखाता है कि नहीं? क्लियर बेटा? तो दो टाइप के फ्लक्स होते हैं, डिपेंड करता है कि हमेशा ध्यान रखिएगा कोई भी चीज़ अगर हम मेजर करते हैं कितना ट्रांसफ़र हुआ इकाई क्षेत्रफल से इकाई क्षेत्रफल कितना पास हुआ किसी जगह से, तो उसमें डिपेंड करता है कि रेफरेंस फ्रेम क्या है, रेफरेंस फ्रेम स्थिर है या मूव कर रहा है। और दोनों ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हम केवल किसी पर्सन की एबिलिटी को मेजर करना चाहते हैं, उसकी ड्राइविंग एबिलिटी को, उसकी स्विमिंग एबिलिटी को, तो हमें एक एवरेज स्पीड से मूव करना होगा, तभी हम जाकर उसकी स्पीड को मेजर कर पाएंगे। लेकिन अगर रुके हुए हैं तो हमें उसकी एबिलिटी केवल नहीं दिखेगी, साथ में कंबाइंड एबिलिटी दिखेगी, एक तो उसकी खुद की, साथ में बल्ब जो फ्लो हो रहा है उसकी भी। क्लियर है? तो ये चीज़ें हैं। तो उसके आधार पर अगर फ्लक्स की बात करें, दो टाइप के फ्लक्स होते हैं, ठीक है? एक होता है बेटा NA, तो रेफरेंस फ्रेम या ऑब्जर्वर की स्थिति हम बोल रहे हैं, ऑब्जर्वर के पोजीशन के आधार पर फ्लक्स निम्न दो प्रकार का होता है। पहला NA और दूसरा JA। A मतलब कोई स्पीसीज, ये कोई कंपोनेंट है जो ट्रांसफर हो रहा है। तो NA क्या होता है? NA स्टेशनरी ऑब्जर्वर, स्टेशनरी मतलब क्या? रुका हुआ। स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, के रेफरेंस में, संदर्भ क्या है? ऑब्जर्वर कैसा है? रुका हुआ है। के रेफरेंस में कंपोनेंट A का फ्लक्स, कंपोनेंट A का फ्लक्स क्या होता है? NA। ये क्या होता है बेटा? मूविंग ऑब्जर्वर, मूविंग ऑब्जर्वर के रेफरेंस में REFERENCE, रेफरेंस में कंपोनेंट A का फ्लक्स। तो दो टाइप के फ्लक्स हो गए, NA और JA। तो आप बताना है किस केस में, जब ऑब्जर्वर स्थिर हो या मूव कर रहा हो, किस केस में आपको कंबाइंड एफर्ट दिखेगा? किस केस में? जब ऑब्जर्वर क्या हो? स्टेशनरी हो, जब रुका होगा। मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, जब ऑब्जर्वर रुका होगा उसको दोनों का कंबाइंड इफेक्ट दिखेगा, है कि नहीं बेटा? एक और एग्जांपल मैं समझा दूं। मान लो ये नदी की धारा है और नदी की धारा विपरीत दिशा में घूम रही है और आपका दोस्त बोट चला के इधर आ रहा है इस दिशा में, और आप यहाँ पे खड़े हैं। उस केस में भी तो ये होगा ना कि कितने और उसको और समय लगेगा, क्योंकि अब उसको खेने में, क्योंकि नदी की धारा उसको अपोज कर रही है, उसका विरोध कर रही है उसको इधर आने का। तो उस केस में भी इसको कंबाइंड इफेक्ट दिखेगा, यानी एक तो उसकी स्विमिंग एबिलिटी और प्लस इसका जो एफर्ट है, यानी वो भले ही निगेटिव में ले जा रहा होगा लेकिन कंबाइंड इफेक्ट दिखेगा। लेकिन अगर दूसरे केस में, अगर हम ये इधर मूव कर रहा है और अगर हम एक और दोस्त जो तुम ऑब्जर्वर है, अब वो बोर्ड में बैठ गया है और इधर मूव कर रहा है उसी स्पीड से, और आपका दोस्त इधर आ रहा है, अब उस केस में क्या होगा? जब वो मूव कर रहा है बल्ब के फ्लो की डायरेक्शन में, तो उसको केवल और केवल जो एफर्ट दिखेगा दूसरा दिखेगा बेटा, उसका खुद का एफर्ट दिखेगा, है कि नहीं? तो वही चीज़ है कि जे जो है वो किसी कंपोनेंट A का फ्लक्स है, किसके रेफरेंस में? मूविंग ऑब्जर्वर के रेफरेंस में, जो ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा। और NA क्या है? कंपोनेंट A का फ्लक्स है जब ऑब्जर्वर स्थिर होगा। ठीक है? क्लियर? ये बात समझ में आ गई?
अगर हम बात करें, जैसे अब Na को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मान लो मेरे पास मिक्सचर है ए और बी का, उसमें हमें ए का फ्लक्स निकालना है, तो हमें क्या चाहिए बेटा, ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना है उसमें, और इनटू ए की वेलोसिटी, जहाँ सी ए क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन में मोल पर मीटर क्यूब में, मोल पर मीटर क्यूब, और वी ए क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए इन द मिक्सचर, वेलोसिटी ऑफ ए इन द मिक्सचर, यानी मिक्सचर में ए की वेलोसिटी कितनी है। अगर इन दोनों को गुणा कर देंगे, अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन मिल जाए और ए की वेलोसिटी मिल जाए, तो हमें एन ए मिल जाएगा। ठीक है बेटा। अब ये हो गया एन ए बराबर सी इंटू बी। जे कैसे निकालेंगे बेटा, जे क्या है, जे इज द फ्लक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू मूविंग ऑब्जर्वर व्हेन द ऑब्जर्वर इज मूविंग। इसमें क्या है, अगेन सी ए इंटू वी ए डी, इसे बोलते हैं, सी क्या है, सेम मोलर कंसंट्रेशन, और वी ए डी क्या है बेटा, डिफ्यूजन वेलोसिटी, इसे बोलते हैं डिफ्यूजन वेलोसिटी, डिफ्यूजन वेलोसिटी ऑफ ए इन द मिक्सचर। दोनों में अंतर क्या है, ये जो वेलोसिटी है सिंपल नॉर्मल वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी जो है आपका डिफ्यूजन वेलोसिटी है, ध्यान समझिएगा। तो दोनों में संबंध क्या होगा, दोनों टाइप के फ्लक्स हो गए, एक में ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, एक में ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। किस में मूव कर रहा है, जे वाले में, जे में ऑब्जर्वर जो भी हम फ्लक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू मूविंग ऑब्जर्वर। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, जे बराबर सी ए इंटू वी ए डी मैंने लिखा था, जहाँ वी ए डी जो है कंपोनेंट ए का डिफ्यूजन वेलोसिटी है, जो क्या होता है, ए की वेलोसिटी माइनस एवरेज वेलोसिटी। ये रिलेटिव वेलोसिटी समझिए आप तरीके से, सापेक्षिक वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्वर मूव करता है, ये जो फ्लक्स है वो विद रिस्पेक्ट टू मूविंग ऑब्जर्वर है, तो जो मूविंग ऑब्जर्वर होगा इसका मतलब जो वेलोसिटी आएगी वो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, ये डिफ्यूजन वेलोसिटी आएगी, वो क्या होगी, ए की वेलोसिटी माइनस वी स्टार। वी स्टार क्या है, एवरेज वेलोसिटी है जिससे ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, जहाँ वी स्टार एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ मिक्सचर, जिस वेलोसिटी से आपका ऑब्जर्वर मूव कर रहा था। क्लियर। तो मेरे पास बेटा दो इक्वेशन आ गए, एक तो इक्वेशन नंबर 1 इसको मैंने बोलूँगा, इक्वेशन नंबर 2 इसको बोलूँगा, और 2 को मैंने तोड़ दिया, यहाँ पे ये आ गया। तो अगर मैं इक्वेशन 2 में रखता हूँ सी ए इंटू वी ए माइनस वी स्टार, ठीक है, जहाँ वी स्टार क्या है, मिक्सचर में मिक्सचर की एवरेज वेलोसिटी है। इक्वेशन नंबर 3, अब बेटा वी स्टार निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि वी स्टार क्या है, एवरेज वेलोसिटी है मिक्सचर की, तो एक और बार लिखना पड़ेगा, जहाँ वी स्टार बराबर क्या होगा बेटा, वी स्टार का मतलब क्या होगा, वी स्टार इसका मान होता है सी ए, मान लो मैं बात करता हूँ दो कंपोनेंट का, तो मान लो मिक्सचर में केवल दो कंपोनेंट है, ए और बी, ठीक है, बाइनरी मिक्सचर की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे दो ही कंपोनेंट है ए और बी, हमें ए का निकालना उसमें, तो सी ए इंटू वी ए प्लस सी बी इंटू वी बी अपॉन सी ए प्लस सी बी, ये होता है किसके लिए,
बाइनरी मिक्सचर के लिए। बाइनरी का मतलब बेटा जहाँ दो कंपोनेंट, जहाँ मिक्सचर में केवल दो कंपोनेंट हो, बाइनरी मिक्सचर ऑफ ए एंड बी फॉर के लिए। अगर उसको हम ओपन कर दें तो जे बराबर क्या होगा, सी ए इंटू वी ए माइनस सी ए इंटू वी स्टार। तो सी ए इंटू वी ए माइनस सी ए इंटू वी स्टार का मान क्या बेटा, सी ए इंटू वी ए प्लस सी बी इंटू वी बी बटा में टोटल कॉन्सेंट्रेशन सी। सी ए प्लस सी बी क्या आ जाएगा, कुल कॉन्सेंट्रेशन सी। अब थोड़ा और सॉल्व कर दें बेटा, इसे क्या बोलते हैं, एन ए। इक्वेशन एक से देखिए, सी ए इंटू वी ए क्या होता है, एन ए होता है, नहीं होता है एन ए। तो सी बी इंटू वी बी क्या हो जाएगा, एन बी, यानी बी का फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो सी ए इंटू वी ए माइनस सी अपॉन सी हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या बेटा, सी ए इंटू वी ए प्लस सी बी इंटू वी बी। अब ध्यान से देखिएगा, ये आ गया। सी ए इंटू वी ए क्या होता है, एन ए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जे बराबर एन ए माइनस सी ए अपॉन सी का मतलब क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन। ए का कॉन्सेंट्रेशन बटा में कुल कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या हो गया ये एक्स ए, ठीक है। मोल फ्रैक्शन सी ए अपॉन सी क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया ना, बुढ़े। सी ए टू बी क्या है, एन ए, और सी बी टू बी क्या है, एन बी। ये देखिए ये आ गया हमारे पास समीकरण। इसको और सॉल्व करेंगे, यहाँ से एन ए आ जाएगा। तो एन ए बराबर क्या आ जाएगा, जे एन ए इधर आ जाएगा, एन ए को इधर रहने दो और जे को इधर जाओ, तो जे प्लस एक्स ए इंटू एन ए प्लस एन बी। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। तो इसको हालांकि आप डायरेक्टली जो है याद कर सकते हैं, लेकिन कहाँ से आया मैंने ये बता दिया, एन ए और जे में क्या संबंध है, ठीक बात। अब एक बार देखिएगा, मैंने क्या बोला कि एन ए बराबर जे, ये फार्मूला आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। एक्स से मैंने लिखा किसके लिए, लिक्विड फेज के लिए। अगर गैस फेज हो तो यहाँ वाई आ जाएगा, एक्स से वाई क्या है, मोल फ्रैक्शंस, ठीक है। एक्स से एन ए प्लस एन बी, ये मैंने तब लिखा है जब हमारे पास बाइनरी मिक्सचर, यानी मिक्सचर में दो कंपोनेंट हो। अब देखिए एन ए क्या बेटा, एन ए है फ्लक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर स्टेशनरी है। तो मैंने कहा था ना, जब भी ऑब्जर्वर, मैंने कई सारे एग्जांपल दिए, पुलिस वाला ऊपर खड़ा है या चेक पोस्ट पे या आपका दोस्त नाव चला रहा है, आप किनारे बैठे हैं, तो उस केस में आपको ऑब्जर्व करना है। तो ये है फ्लक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर। उस केस में जो टोटल फ्लक्स का इफेक्ट दो होगा। मैंने कहा था ना, जब आप कोई पुलिस वाला आपको ऑब्जर्व कर रहा है और एक जगह खड़ा होकर के, उस केस में जो आपका मूवमेंट होगा वो कंबाइंड मूवमेंट होगा। तो ये देखिए कंबाइंड मूवमेंट, एक ये हो गया और प्लस ये हो गया। ये जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन किसकी वजह से, कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से। मैंने कहा था ना, कोई भी स्पीसीज जो है एक जगह से दूसरे हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, बात सही है। लेकिन वो केवल और केवल प्योर कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से नहीं जाएगा, साथ में उसमें बल का भी इफेक्ट रहेगा। शुरुआत में ये बोल रहा हूँ, उसमें बल का भी योगदान रहेगा, ठीक है ना। ये देखिए, तो ये जो हो गया, ये हो गया मॉलिक्यूलर फ्लक्स है। टोटल फ्लक्स में ये जो दिखा रहा है जे, टोटल फ्लक्स में मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन का योगदान दिखा रहा है। और ये जो दिखा रहा है पोर्शन, ये वाला, ये क्या दिखा रहा है, टोटल फ्लक्स में कुल फ्लक्स ये हो गया, उसमें ये जो टर्म दिखा रहा है वो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है बल्क फ्लो का कंट्रीब्यूशन टोटल फ्लक्स में। टोटल फ्लक्स में बल्क फ्लो का योगदान, तो दोनों का कंबाइंड जुड़ करके आपको दिखेगा किसमें, एन ए में।
जबकि जे क्या है, केवल और केवल डिफ्यूजन की वजह से है, जो कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से प्योरली। ब्रैकेट में सकते हो कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस के कारण या कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के कारण फ्लक्स, ये वाला जे, जो जो स्विमिंग एबिलिटी को दिखाता है, या समझ रहे हो बात को। जैसे मेले में आप जा रहे हो तो मेले में आपका योगदान क्या है और ये भीड़ का योगदान, दोनों का योगदान मिला करके आपका मूवमेंट होगा। समझ में आ गया बेटा। तो ये x से इंटू एन ए प्लस एन बी, तो ये समीकरण आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। हालांकि मैंने समझा दिया, फिर भी जहाँ पे भी यूज़ करना होगा यहाँ पे डायरेक्टली। तो दो टाइप के फ्लक्स हो गए, एन ए और जे। एन ए टोटल फ्लक्स बोलते हैं क्योंकि इसमें दो का योगदान होता है, एक तो डिफ्यूजन, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन का, और प्लस बल्क फ्लो का। इसलिए मैं शुरुआत में ही बोला था कि कोई भी चाहे मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन या इरिडिफ्यूजन हो, दोनों ही डिफ्यूजन में बल्क फ्लो का योगदान अहम होता है, ठीक है। बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं बेटा फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है? इसके अनुसार, जैसा कि आपने पढ़ा होगा फोरियस लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, वैसे ही सिंपल है फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इस नियम के अनुसार किसी कंपोनेंट ए का जो फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग ऑब्जर्वर, यानी कौन सा फ्लक्स, मूविंग ऑब्जर्वर का मतलब जे, यानी कौन सा जे में मतलब केवल कौन सा कंट्रीब्यूशन, उसका खुद का कंट्रीब्यूशन, यानी केवल मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन की वजह से। तो इस नियम के अनुसार किसी मिक्सचर में कंपोनेंट ए का ले लिया कोई कंपोनेंट ए का मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन फ्लक्स, मॉलिक्यूलर फ्लक्स, तो जहाँ भी मैंने बोल दिया मॉलिक्यूलर, इसका मतलब केवल उसका कंट्रीब्यूशन है जे, ब्रैकेट में जे। किसी मिक्सचर में कंपोनेंट ए का मॉलिक्यूलर फ्लक्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के समानुपाती होता है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, प्रवणता, डायरेक्टली समानुपाती होता है। ठीक है। किसी मिक्सचर में कंपोनेंट ए का जो मॉलिक्यूलर फ्लक्स होगा यानी जे, वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्टली समानुपाती होता है। इसका मतलब इट मीन्स जे इज प्रोपोर्शनल टू डी सी ए अपॉन डी जेड। ये हो गया समानुपाती। जे का मतलब मॉलिक्यूलर फ्लक्स, वो समानुपाती किसके होता है, डी सी ए बटा डी जेड। समीकरण नंबर 1। डी सी ए अपॉन डी जेड क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है बेटा। यानी भाई कोई भी कंपोनेंट का ट्रांसफर कहाँ से होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से, ये जेड हो गया, जेड का मतलब क्या, पोजीशन। कोई कंपोनेंट मान लो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ जा रहा है, तो जो फ्लक्स होगा, कौन सा फ्लक्स, मॉलिक्यूलर जो फ्लक्स होगा, उस जहाँ पे आपको फ्लक्स निकालना है वहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, जो भी स्लोप आएगा, इसे क्या बोलते हैं हम, डी सी ए अपॉन डी जेड।
उसी के समानुपाती होता है। जिस पॉइंट पे आपको निकालना हो फ्लक्स, उस पॉइंट पे आप क्या निकाल दीजिए, स्लोप। डी सी अपॉन डी जेड क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस जेड में जो स्लोप मिलेगा उसे क्या बोलते हैं हम, डी सी बटा में डी जेड। ठीक है, अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे बेटा तो वहाँ पे आ जाएगा जे इज इक्वल टू एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा माइनस डी ए बी इंटू डी सी ए बटा में डी जेड। समीकरण नंबर 2, जहाँ डी ए बी क्या दिखा रहा है, डी ए बी क्या है, ये डिफ्यूजिविटी है ए का किसमें, बी में। ए डिफ्यूज हो रहा है किसमें, बी में, तो वो उसकी डिफ्यूजिविटी है। डिफ्यूज मतलब उसकी क्षमता डिफ्यूज होने की। जैसे मान लो इंक को हम डाल रहे हैं पानी में, तो इंक की डिफ्यूजन की क्षमता पानी में, यानी ए हो गया इंक, बी हो गया पानी, और डी हो गया उसकी डिफ्यूजिविटी। डी ए बी डिफ्यूजिविटी होता है, डिफ्यूजिविटी, डी आई डबल एफ यू एस आई वी आई टी वाई, डिफ्यूजिविटी ऑफ ए इन बी। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हो हीट ट्रांसफर में थर्मल कंडक्टिविटी, वैसे तो फ्लक्स जो होता है आपने पढ़ा हुआ हीट ट्रांसफर में फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट, वैसे यहाँ भी है मॉलिक्यूलर फ्लक्स जो है हीट ट्रांसफर में आपने पढ़ा होगा कि हीट फ्लक्स जो है वो टेम्परेचर ग्रेडियंट के समानुपाती होता है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फ्लक्स जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के समानुपाती होता है। तो डी सी अपॉन डी जेड क्या है, कॉन्सेंट्रेशन में ग्रेडियंट, जे क्या है, मॉलिक्यूलर फ्लक्स। तो जे बराबर अगर साइन को बताएंगे तो माइनस डी ए बी, डी ए बी क्या होगी, डिफ्यूजिविटी, यानी हर एक कंपोनेंट की डिफ्यूजिविटी अलग अलग होगी। ठीक है, और डी सी अपॉन डी जेड क्या है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे निकलेगा, मान लो किसी कंपोनेंट का ट्रांसफर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ हो रहा है, और अगर हमें इस पॉइंट पे निकालना है कितना फ्लक्स है, कौन सा फ्लक्स, डिफ्यूजिव फ्लक्स, मॉलिक्यूलर फ्लक्स, तो हमें निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि उस पॉइंट पे हमें एक टेंजेंट ड्रॉ कर, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा जो एक बिंदु से निकलती हो, उस रेखा का जो स्लोप होगा वो क्या दिखाएगा, ग्रेडियंट, डी सी अपॉन डी जेड। हर एक पॉइंट पे अलग अलग स्लोप होगा, इसलिए हमने यहाँ पे डी सी अपॉन डी जेड लिख दिया। माइनस साइन क्या दिखाता है, माइनस साइन ये दिखाता है कि जो कंपोनेंट का ट्रांसफर हो रहा है वो किधर हो रहा है, जब जेड की वैल्यू बढ़ रही है तो कॉन्सेंट्रेशन का मान क्या हो रहा है, घट रहा है ना। यह प्रदर्शित करता है कि जेड के बढ़ने से की दिशा में, जेड के बढ़ने की दिशा में कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है। जब जेड बढ़ रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, ये दिखाता है। ठीक है, क्लियर, ये हो गया आपका फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इतना आप डिफाइन करेंगे तब जाके आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ज़्यादा नहीं, जो मेन पॉइंट्स है वही आपको लिखना है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इम्पॉर्टेंट, कि जो फ्लक्स होगा, मॉलिक्यूलर जो फ्लक्स होगा वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के समानुपाती होगा, और जब समानुपाती का साइन हटाएंगे तो आपको एक कांस्टेंट मिलेगा, उसे बोलते हैं हम डिफ्यूजिविटी, डी ए बी, डिफ्यूजिविटी ऑफ ए इन बी। ठीक है बेटा, क्लियर। तो अगर हम टोटल फ्लक्स की बात करें मिक्सचर में, अगर हमें टोटल फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स नहीं होता, ये तो होता है केवल मॉलिक्यूलर फ्लक्स। ठीक है, ठीक, टोटल फ्लक्स को बोलते हैं हम NA। अब हम आते हैं बेटा
जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास, वो है डिफ्यूजन इन द गैस फेज इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इन द गैस फेज, इसमें दो केस हमें पढ़ना है। एक पढ़ना है इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन, और दूसरा पढ़ना है हमें गैस फेज में जो डिफ्यूजन होता है उस केस में दो केस पढ़ना है। एक तो इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन और दूसरा हमें पढ़ना है डिफ्यूजन थ्रू स्टेशनरी गैस। डिफ्यूजन थ्रू स्टेशनरी गैस, ये दो डेरिवेशन है, ये आपसे जनरली पूछा जाता है, इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन और डिफ्यूजन थ्रू स्टेशनरी गैस। इन दोनों केस में हमें निकालना है ए का फ्लक्स। ध्यान रखिए, फ्लक्स हम पढ़ चुके हैं। अब फ्लक्स के लिए जो हम डेरिवेशन बताए थे वो आपसे डेरिवेशन नहीं पूछेगा, बट आपको डायरेक्टली फार्मूला कैसे याद रखोगे, इसलिए आपको दो चीज़ पता होना चाहिए कि टोटल जो फ्लक्स होता है वो दो का योगदान होता है। टोटल मोलर फ्लक्स मतलब फ्लक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर, यानी स्थिर ऑब्जर्वर के सापेक्ष ए का फ्लक्स क्या होता है, एन ए, तो उसी को बोलते हैं टोटल। उसमें दोनों का योगदान रहेगा, एक तो बल्क फ्लो का योगदान और दूसरा खुद का योगदान, जिसे बोलते हैं क्या, मोलर फ्लक्स, और एक बोलते हैं उसको बल्क का फ्लो, बल्क फ्लो के कारण जो फ्लक्स हुआ। ठीक है, तो हम आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, तो हम पढ़ने जा रहे हैं इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इन द गैस फेज थ्रू इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन। काउंटर डिफ्यूजन, अब नाम से ही आपको क्लियर होगा, इक्विमोलर का मतलब क्या है, इक्वल मोल, समान मोल। काउंटर का मतलब विपरीत, यानी समान मोल डिफ्यूज हो रहे हैं किधर, विपरीत दिशा में। काउंटर का मतलब होता है विपरीत, आमने सामने। ठीक है बेटा, तो इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन में क्या हुआ कि ए की जो, मान लो दो, हम बात करें बाइनरी मिक्सचर की, तो दो ही कंपोनेंट होंगे ए और बी, यानी मिक्सचर में दो ही कंपोनेंट होंगे ए और बी। ए के कुछ मोल होंगे, बी के कुछ मोल होंगे। तो ए के मोल और बी के मोल दोनों ही विपरीत दिशा में मूव कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन में, इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन में ए तथा बी के समान मोल, मतलब इक्विमोल, समान मोल्स एक दूसरे के विपरीत दिशा में डिफ्यूज होते हैं, डिफ्यूज होते हैं। इसलिए नाम भी क्या है, इक्विमोलर, इक्वल मोल, काउंटर का मतलब विपरीत। तो ए और बी, अगर हम बाइनरी मिक्सचर की बात करें, बाइनरी मिक्सचर मतलब उस मिक्सचर में दो ही कंपोनेंट्स हैं ए और बी के, कुछ मोल ए के होंगे, कुछ मोल बी के होंगे, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल बताया था लास्ट लेक्चर में। तो उन दोनों के मोल जो हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में समान मोल, जितने मोल ए के इधर जा रहे हैं उतने मोल, जैसे कि आप ये समझो कि एक आपके पास ग्लास बल्ब, एक बर्तन है, उसमें ए के मोल है, इधर बी के मोल है। इसमें केवल और केवल ए के मोल है
मान लो ये ए की मोल है, चलो ये सारे सारे ए हैं, यहाँ पे ए, यहाँ हो गया बी, ये हो गया बी की मोल। जैसे ही हम इसको किसी पाइप से कनेक्ट कर दें और यहाँ वॉल्व लगा दिया, जैसे मैं वॉल्व को ओपन करूँगा तो क्या होगा, सारा चूंकि स्पीसीज का ट्रांसफर हाई से लो की तरफ होता है बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, ए के मोल्स लेफ्ट से राइट और बी के मोल राइट से लेफ्ट जाएंगे, है कि नहीं? क्लियर है बात? तो ये हो गया आपके पास Na और ये हो गया Nb। बट बात इस बात की है कि इसमें जो Na और Nb टोटल फ्लक्स हो गया ए और बी का, यानी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर जब क्या हो, रुका हुआ, तो चूंकि दोनों का चूंकि बल्क फ्लो तो हमेशा ही आएगा, इसलिए दोनों का मैं योगदान लेके चलता हूँ, ए और बी का। ए में भी दोनों का योगदान है और बी में भी दोनों का योगदान, मतलब बी का खुद का योगदान और प्लस बल्क फ्लो का योगदान, ठीक है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। लेकिन इस केस में क्या होगा कि Na इज इक्वल टू माइनस ऑफ Nb। पहली बात तो आपने क्या लिखा हुआ है, ए और बी के समान मोल्स, तो Na और Nb दोनों क्या होंगे, बराबर, और चूंकि एक दूसरे के विपरीत दिशा में, इसलिए मैंने माइनस साइन लगा दिया कि ए और बी समान में है लेकिन एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, ये दिखा रहा है। क्लियर है बात? अच्छा, अब एक बात समझिए, जितने मोल ए के इधर जा रहा है उतने मोल बी के इधर आ रहा है, तो बल्क फ्लो का योगदान कैंसिल हो गया। बल्क फ्लो किसकी वजह से होता है, बल्क फ्लो का मतलब तब हुआ ना कि जब पूरा ही फ्लो मूव कर रहा हो, और तो इस केस में जितने मोल्स ए के इधर आ रहे हैं उतने मोल्स बी के भी इधर आ रहे हैं, तो बल्क फ्लो का योगदान तो कैंसिल हो गया। बात तो समझ में आ रहा है आपको? अगर नहीं समझ आया तो पहली बात तो Na इक्वल टू माइनस Nb इस समीकरण नंबर 1 हो गया। अब ध्यान सुनिएगा, हमें निकालना है इस केस में ए का फ्लक्स। तो ए का फ्लक्स निकालने के लिए चूंकि हमने कहा था याद रखने के लिए, Na बराबर आपने लिखा था J प्लस एक्स से, चूंकि गैस फेज है इसलिए हम यहाँ पे एक्स से वाई रख देंगे, है ना, जो हमने डेरिवेशन किया था, वाई ए ब्रैकेट में Na प्लस Nb, ये हमने ड्राइव किया था समीकरण नंबर 2। एक बात और कि देखिए यहाँ पे चूंकि अभी हमने देखा इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन के लिए, इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन में Na इज इक्वल टू माइनस Nb, अतः Na को इधर लाओगे प्लस Nb का मान क्या हो जाएगा, शून्य। जब इसको समीकरण 1 में 2 में रखोगे तो ये मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा बेटा। तो Na बराबर क्या आ जाएगा, केवल J, क्योंकि ये मान क्या हो गया, Na प्लस Nb का मान क्या हो गया, शून्य हो गया। तो यहाँ से बात समझ में पूरी तरीके से आ गई कि जब भी इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन होगा तो उसमें जो योगदान है किसका, बल्क फ्लो का, वो कैंसिल हो गया। ठीक उसी तरीके से कैंसिल हो गया जिस तरीके से, बात को समझिएगा किस तरीके से कैंसिल हुआ, इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें। ठीक उसी तरीके से जैसे कि योगदान कैंसिल क्यों हुआ बेटा, अब इसमें जो केवल और केवल जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से हो रहा है, यानी केवल एक आदमी की खुद की एबिलिटी को दर्शाया जा रहा है, यानी उसके, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप समझिए भीड़ में आप जा रहे हैं तो भीड़ में जो रुका हुआ है उसको दोनों का योगदान दिखेगा, एक तो आप खुद जा रहे हैं साथ में भीड़ भी जा रही है, लेकिन जितने स्पीड से, अगर भीड़, हम ये मान लें कि भीड़ नहीं है, मतलब जितने स्पीड से भीड़ इधर आ रही है उतनी भीड़ से इधर आ रही है, और आप यहाँ फंसे हुए हैं, आप जा रहे हैं, तो भीड़ का योगदान तो कैंसिल हो गया ना, जितना भीड़ इधर से आ रहा था उतना भीड़ इधर से आ गया, तो भीड़ का योगदान कैंसिल हो गया। ठीक, एक तरीका और समझने का एग्जाम्पल वो नाव वाला, मान लो इधर पानी की धारा चल रही है, इधर आपका दोस्त नाव खे रहा है, उसकी भी कुछ योगदान होगा, यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, बोट में, नाव में,
समझ में आ रहा बात? अगर इस केस में, बोट वाले केस में, मान लो जितनी स्पीड से धारा इधर बढ़ रही है उतनी स्पीड से आपका दोस्त इधर जा रहा है, यानी ऑब्जर्वर जो है वो रुका नहीं हुआ है, वो भी मूव कर रहा है। इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए, वेट करिए, जैसे कि आ, ये है नदी धारा बह रही है, और जो ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है उससे क्या दिखेगा अगर सपोज यहाँ पे, अच्छा आपका जो बोट है वो इधर जा रहा है, या आप ऐसे समझें कि ऐसे समझिए अगर पानी रुका हुआ है, पानी अगर रुका हुआ है मतलब उसमें बल का फ्लो नहीं है, पानी रुका हुआ है, तो उस केस में ऑब्जर्वर को केवल और केवल क्या दिखेगा, आपकी एबिलिटी दिखेगी ना। तो वही केस यहाँ भी हो रहा है, चूंकि ए और बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल संख्या में अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि जो बल का फ्लो रुका हुआ है, पानी रुका हुआ है, उस केस में जो भी उसको एबिलिटी दिखेगी आप खुद की एबिलिटी दिखेगी, तो एन में क्या जाएगा, जे। ठीक, एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा आपको। जैसे मान लो आप किसी एक्सीलेटर पे हैं, ये एक्सीलेटर है, मॉल में जाते हो एक्सीलेटर मूव करता है, ठीक है। आपका दोस्त यहाँ खड़ा हुआ है, आपको देख रहा है, आप क्या कर रहे हैं, ये मान लो एक्सीलेटर नीचे उतरने वाला है, आप यहाँ थे, नीचे उतरने वाला एक्सीलेटर है, आप उल्टा चढ़ रहे हैं, आप समझिए बात को। ये ऐसे समझिए अगर एक्सीलरेटर रुक जाए और आपका दोस्त नीचे उतर रहा है, उसमें किसका कंट्रीब्यूशन दिखेगा, केवल और केवल आपके दोस्त का। लेकिन अगर एक्सीलरेटर भी मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है, आपको दोस्त भी चल रहा है इसके ऊपर, तो उस केस में क्या होगा, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट दिखेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बल फ्लो का टर्म क्या हो गया है, कैंसिल, एन ए प्लस एन बी। मैंने कहा था ना ये जो कंट्रीब्यूशन होगा, इस स्लाइड में देखिए आप, टोटल फ्लक्स में बल फ्लो का योगदान, तो बल फ्लो का योगदान क्या हो गया, शून्य हो गया। किस केस में, इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन में। केवल और केवल जो ऑब्जर्वर को दिखेगा वो केवल उसका खुद का योगदान दिखेगा, यानी मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन की वजह से, यानी जो कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से जो फिक्स ला ने दिया, एन ए बराबर जे। अब देखिए चूंकि एन ए फिक्स ला से जे का फिक्स ला के अनुसार, तो एन ए बराबर जे तभी होगा जब बल फ्लो का योगदान नहीं रहेगा, ठीक है बेटा। तो फिक्स ला के अनुसार जे बराबर क्या होता है, माइनस डी ए बी इंटू डी सी ए बटा में डी जेड, ठीक है। अतः यहाँ रख देंगे जे का मान, तो एन ए का मान आ जाएगा माइनस डी ए बी इंटू डी सी ए बटा में डी जेड। क्लियर है। उसको और सॉल्व कर देंगे, तो चूंकि दिस इम्प्लाइज एन ए डी जेड का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर माइनस डी ए बी इंटू डी सी ए। अब कर देंगे इसको समाकलन, जब जेड का मान मान लो 0 था तो सी ए का मान क्या था, मान लो सी ए 1, और जब जेड का मान जेड है तो इसका मान क्या है, सी ए। यहाँ से एन ए का मान क्या आ जाएगा बेटा, एन ए इंटीग्रेशन हो जाएगा जेड माइनस 0 बराबर माइनस डी ए बी इंटू, मान लो यहाँ पे सी ए 2 था, ये जो होगा सी ए 2 माइनस सी ए 1।
फिर सॉल्व कर दोगे, दिस इम्प्लाइज एन ए बराबर डी ए बी माइनस को अंदर कर लो तो क्या जाएगा, सी ए वन माइनस सी ए टू बटा में जेड। ये फार्मूला आ गया फ्लक्स ऑफ ए, किस केस में, इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन में। और यहाँ पे क्या होगा, जेड वन जेड टू क्या समझिए, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है। यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन था, ये मान लो जेड है, जेड बराबर 0 है, और ये जेड बराबर का मान, ये 2 पॉइंट था, यहाँ जेड का मान क्या है, जेड है। यहाँ से यहाँ कॉम्पोनेंट का ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ देखो ये लीनियरली ट्रांसफर होगा। यहाँ पे CA1 था कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ क्या है बेटा, CA2 है, तो हाई से लो की तरफ जा रहा है। और उसी तरीके से अगर B का निकालेंगे हम, तो B का भी ऐसा ही आएगा, इधर की तरफ, यहाँ हो जाएगा CA2, यहाँ होगा CA1, CB2 B का, CB2 CB1। तो ये दिखा रहा है A का ट्रांसफ़र और ये दिखा रहा है B का ट्रांसफ़र, अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल है, इसीलिए नाम क्या है, इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन। तो इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन में किसका योगदान सुन लोगे बेटा, बल्क फ्लो का। बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, बस एन क्या बचा, जे, और जे का मान फिक्स लगा अनुसार क्या होता है, माइनस डी ए बी इंटू डी सी अपॉन डी जेड। तो हमने यहाँ रख दिया, ये फॉर्मूला आ गया। इतना करना है आपको, किसके लिए, जहाँ CA1 और CA2 क्या है, जेड बराबर 0 पर कॉन्सेंट्रेशन और जेड बराबर जेड पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ए का, ठीक है। क्लियर है? तो इसमें ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं दूसरा केस, डिफ्यूजन थ्रू स्टेशनरी गैस। क्लियर, रेडी? डिफ्यूजन थ्रू, ये वाला डेरिवेशन पक्का आने वाला है, दोनों में से कोई एक आएगा। डिफ्यूजन थ्रू स्टेशनरी गैस, डिफ्यूजन थ्रू स्टेशनरी गैस। इसमें क्या होगा, तो वेट कीजिए, आता हूँ।
तो हम बात कर रहे थे बेटा डिफ्यूजन थ्रू स्टेशनरी गैस। तो इसमें क्या होगा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टेशनरी गैस? तो इस केस में आपका NB का मान 0 हो जाएगा। डिफ्यूजन ऐसे आप ले सकते हो डिफ्यूजन ऑफ A थ्रू स्टेशनरी गैस B। तो जो B है वो स्टेशनरी है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब टोटल मोलर फ्लक्स ऑफ B इज 0। अब मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, समझिएगा। जैसे कि आप समझिए, ये आपके पास एक ये है वाटर, दिस इज वाटर, ठीक। और यहाँ पे एक गैस फ्लो हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज ए। और वाटर को मैं बोल रहा हूँ बेटा, वाटर को ए बोल रहा हूँ, इसको मैं बी बोल रहा हूँ, ये जो गैस फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ए का डिफ्यूजन में निकालना है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे कोई भी गैस फ्लो होगी, ये है गैस बी, और ये पूरा गैस, ये आपका ट्यूब है, उसमें पानी भरा हुआ है, पार्सली फिल्ड है, आंशिक रूप से पानी भरा हुआ है। इससे बोलते हैं इंटरफेस, जहाँ पे दो फेज का संपर्क होता है। तो ये पूरा गैस फेज है, पूरा गैस में भर हो जाएगा, और ये लिक्विड है, इसे बोलते हैं हम इंटरफेस। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरफेस, FAC। ये इंटरफेस हो गया। इंटरफेस क्या होता है? जहाँ पे दो फेज आपस में संपर्क में आते हैं। तो ये गैस लिक्विड का इंटरफेस हो गया, हुआ नहीं हुआ? तो अब देखना है कहानी इस गैस लिक्विड इंटरफेस में होता क्या है। और ये है आपका डायरेक्शन है जेड, जहाँ पे मास का ट्रांसफर होगा, जेड डायरेक्शन। यहाँ पे जेड का मान क्या है? 0 है, और यहाँ पे जेड का मान मान लीजिए डेल्टा है, ठीक। ये डिफ्यूजन पाथ हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिफ्यूजन होगा। अब यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ ए, यानी गैस ए का डिफ्यूजन होगा। तो अब बस बात है कि जो ए के मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफ्यूज होंगे, वेपराइज होंगे। जैसे कि हम पढ़े ह्यूमिडिफिकेशन ऑपरेशन में, जो ए के मोल्स हैं वो वेपराइज होकर कहाँ जाएंगे? बी में ऐड हो जाएंगे। ए के मॉलिक्यूल्स, ए जो लिक्विड है, वाटर है, वो वेपराइज होकर कहाँ ऐड होगा? बी में, ठीक बात। अब आप ध्यान समझिएगा, यहाँ पे जो टोटल कंसंट्रेशन है इस पॉइंट पर वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट इन द सेंस, आप क्या समझते हैं कि जैसे ही ए के मॉलिक्यूल्स यहाँ ट्रांसफर होंगे, इसमें ऐड होगा, तो चूंकि अगर मैं इस चीज़ को मैं ऐसे दिखा दूं, ये हो गया आपका इंटरफेस। इस पॉइंट को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, इस इंटरफेस को। इंटरफेस, INTERFAC, आप सही से लिख लीजिएगा, मैं लिखता फिर से। सॉरी, INTERFAC, इंटरफेस। अब यहाँ पे क्या होगा, इस इंटरफेस से हम बात करते हैं, ये है Z=0, और मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये है Z=डेल्टा। इतनी यहाँ से यहाँ तक में मास का ट्रांसफर हो रहा है, देखिए 0 से डेल्टा तक, यही तो हो रहा है। अब ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है इंटरफेस पे वो ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे जो बी का कॉन्सेंट्रेशन है इस पॉइंट पर,
वो तो ना के बराबर है ना, क्योंकि ये गैस क्या था, प्योर बी था। तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगा ए का मान लिया कितना है बेटा, CA1, ठीक। कहाँ पे, इंटरफेस पर कितना बेटा, CA1 इंटरफेस पर। यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगा ये आपस में इक्विलिब्रियम होंगे, ये गैस और लिक्विड यहाँ पे साम्य अवस्था में होंगे, क्योंकि जो भी लिक्विड, जो भी गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड के संपर्क में है वो तो साम्य अवस्था में होंगे ना। और वहाँ पे मैंने बताया भी था, वहाँ पे जो उसमें जो पार्शियल प्रेशर होगा वो लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर होगा, जो यहाँ पे जो भी गैस इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन मान लिया क्या, CA1, ठीक। और जेरो डेल्टा पर जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कितना है बेटा, मान लिया CA2 है, जो जिसका मान लगभग लगभग 0 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे प्योरली क्या है, बी है। अच्छा, इस पॉइंट पे क्या अधिक होगा, बी अधिक होगा बेटा। यहाँ पे क्या अधिक होगा, CB, चूंकि 2 पॉइंट है तो CB2 अधिक होगा। और यहाँ पे क्या होगा, CB1 कम होगा, ठीक है। चूंकि टोटल कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट मतलब क्या, CA1 प्लस CB, जितना CA1 प्लस CB1 होगा उतना ही क्या होगा, CA2 प्लस CB2 भी होगा, है कि नहीं, बात तो समझ रहे हो। अब ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, A डिफ्यूज होगा, तो A जब डिफ्यूज हो रहा है तो उसमें दोनों का योगदान होगा ना। एक तो उसके चूंकि बल्क भी तो फ्लो हो रहा है, A इधर B इधर। अब यहाँ पे बल्क किधर है हमें ये देखना है, पहले बल्क से पहले हमें ये देखना है कॉन्सेंट J किधर है। तो J का मतलब क्या होता है, क्योंकि टोटल मोलर फ्लक्स में 2 योगदान होता है, एक तो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन की वजह से और एक बल्क फ्लो की वजह से। तो A में अगर बात करें, A में मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन किधर से होगा, हाई से लो की तरफ, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो किधर हो रहा है, इधर की तरफ हो रहा है बेटा। तो ये जो कंट्रीब्यूशन हुआ ये हो गया कौन सा कंट्रीब्यूशन, J का। हुआ कि नहीं हुआ बताओ, J का, J मतलब कौन सा कंट्रीब्यूशन, मॉलिक्यूलर फ्लक्स कंट्रीब्यूशन। दूसरी बात, B का जो कंट्रीब्यूशन होगा, B अधिक कहाँ है, इस पॉइंट पे है, तो B इधर की तरफ, चूंकि यहाँ B हाई है, इधर B क्या है, लो है। ऊपर में B का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और इस इंटरफेस पे B का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो B तो इधर आएगा ना बेटा। ये क्या हो गया, JB, ध्यान सुनिएगा। तो J और JB दिखा रहा है कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से A और B का कंट्रीब्यूशन, A और B का फ्लक्स, ठीक ठीक बात। अब ध्यान सुनिएगा, ये जो A यहां से जो निकला वो कहां चला जाएगा, B में ऐड हो जाएगा। लेकिन जो B यहां से आएगा, ये जो B यहां से आ रहा है ऊपर से, यहाँ पे जब इंटरफेस पे आएगा, चूंकि B क्या है, एक गैस है और वह गैस इस वाटर में इनसॉल्युबल है, अघुलनशील है। तो क्या होगा, वो दोबारा, चूंकि यहाँ पे इकट्ठा तो होगा नहीं, क्योंकि प्रोसेस क्या है, स्टेडी स्टेट है, तो दोबारा वो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो किसी टाइम पे आप क्या देख रहे हो, जैसे ठीक उसी प्रकार से है कि कुछ लोग यहाँ से जा रहे हैं, वो यहाँ पे निकल जा रहे हैं, लेकिन जो जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं वो यहाँ पे मिल नहीं पा रहे हैं। वहाँ पे क्या हो रहा है, वो दोबारा फिर उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो इसमें जो B है वो A में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा ना। जो भी B नीचे आ रहा है कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से, JB की वजह से, वह तो वाटर में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह से क्या होगा, वो फिर कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो जो बल्क हो रहा है, बल्क का मूवमेंट किधर हो रहा है, यानी A भी किसी टाइम में A भी ऊपर जाएगा और साथ में B भी ऊपर जा रहा है। क्यों, क्योंकि प्रोसेस स्टेडी स्टेट है, तो बल्क फ्लो की वजह से जो है B ऊपर जा रहा है, ना कि कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से B ऊपर से नीचे आ रहा है। लेकिन बल्क फ्लो के कारण जो B है वो किधर जा रहा है बेटा, नीचे से ऊपर की तरफ। तो इसमें जो बल्क कंट्रीब्यूशन है, बल्क का फ्लो है, अच्छा इसमें क्या है, इसमें A की अगर बात करें तो A में बल्क का फ्लो भी ऊपर की तरफ है
और कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस यानी मॉलिक्यूलर जो फ्लक्स है वो भी ऊपर की तरफ है, दोनों एक दिशा में मूव कर रहे हैं। यानी ये है Na प्लस NB इंटू YA। मैंने कहा था ना बेटा, इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा, J प्लस Na प्लस NB इंटू YA क्या मिलेगा, टोटल मोलर फ्लक्स ऑफ ए, है कि नहीं। इन दोनों को जोड़ने पे क्या मिल जाएगा आपको, टोटल मोलर फ्लक्स ऑफ ए। ये JB है और ये क्या है, आप ध्यान से देखेंगे Na प्लस NB इंटू YB, ये B का बल्क फ्लो का कंट्रीब्यूशन है। ये दोनों अगर देखेंगे आप, JB और Na प्लस NB इंटू YB, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं बेटा, दोनों विपरीत दिशा में है। ये फिगर आप बना दीजिएगा, बहुत सिंपल सा है। तो इस केस में क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएगा तो टोटल मोलर फ्लक्स जो होगा Na का, वो दोनों का योगदान होगा किसका, J प्लस Na प्लस NB इंटू YA। ठीक, समीकरण नंबर 1, बात समझ में आ गई। तथा NB क्या होगा, NB टोटल मोलर फ्लक्स होता है जो दोनों का सम होगा। ये जो JB और ये दोनों बराबर मात्रा में विपरीत दिशा में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब NB का मान शून्य हो जाएगा। क्यों शून्य हुआ, क्योंकि NB बराबर क्या होता है, जिस तरह Na ये होता है उसमें जहाँ A अभी हो जाएगा JB प्लस Na प्लस NB इंटू YB, बल्क कंट्रीब्यूशन। चूंकि NB का मान ये होता है और JB और Na प्लस NB इंटू दो, JB और Na प्लस NB इंटू YB दोनों बराबर मात्रा में कहाँ घूम रहे हैं, अब विपरीत दिशा में। तो अगर ये प्लस 10 है और ये -10 हो जाएगा तो 10 - 10 क्या जाएगा, शून्य। इन दोनों का योगदान जो है अपोजिट दिशा में है और बराबर मात्रा में है, इस वजह से NB का मान क्या हो जाएगा, शून्य। क्लियर। यानी जितना B कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से ऊपर से नीचे आया, उतना ही B बल्क फ्लो के कारण नीचे से ऊपर चला गया। क्लियर। इसलिए NB का मान शून्य हो गया। फिगर से दिख रहा है, देखो जितना इधर आया उतना ही इधर से इधर चला गया। ठीक बात। क्लियर। तो यहां लिखोगे जितना मोल B का मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन के वजह से ऊपर से नीचे यानी इंटरफेस पर आया, उतना ही मोल B का बल्क फ्लो के कारण इंटरफेस से ऊपर चला गया। अतः NB बराबर शून्य। क्लियर। तो जहां भी ऐसा केस होगा तो NB शून्य का मतलब ऐसा नहीं है कि B का कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस भाई हाई से लो की तरफ होता है ना, जो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन होता है वो हाई से लो की तरफ होता है। तो हाई से लो देखो ना, ए हाई कहाँ पे है, नीचे, और लो कहाँ है, ऊपर। तो नीचे से ऊपर जा रहा है, देखो J, जो J दिखाता है। JB कहाँ जाएगा, ऊपर से नीचे, क्योंकि B कहाँ हाई है, ऊपर, लो कहाँ है, नीचे। तो हाई से लो जा रहा है, लेकिन जितना B ऊपर से नीचे गया उतना ही B बल्क फ्लो कारण नीचे से ऊपर चला गया। इसी कारण क्या हुआ, उसका इफेक्ट कैंसिल हो गया। तो जैसा ऐसा लग रहा है कि टोटल जो फ्लक्स है B का वो कैंसिल हो गया। क्लियर। तो अतः समीकरण 1 से हमें निकालना A का फ्लक्स। तो Na बराबर क्या होता है, J प्लस
एन ए प्लस एन बी इंटू वाई ए, गैस फेज के लिए एन बी का मान क्या है 0, और फिक्स लॉ से जे का मान क्या है, फिक्स लॉ से जे बराबर क्या होता है माइनस डी ए बी इंटू डी सी ए बटा में डी जेड, इसका मान इसमें रख दो तो एन ए बराबर क्या आ जाएगा ये, तो एन ए बराबर माइनस डी ए बी, जे का मान ये रखता हूँ डी सी ए बटा में डी जेड प्लस एन ए इंटू वाई ए, केवल एन भी शून्य हुआ है, खाली एन भी शून्य हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो ये एन ए एक तरफ कर दूँ मैं, दिस इम्प्लाइज एन ए, तो कॉमन हो जाएगा 1 माइनस ये एन ए 1 माइनस वाई ए काम हो जाएगा, बराबर माइनस डी ए बी इंटू डी सी ए बटा में डी जेड, कोई दिक्कत? ठीक है। अब ये वाई ए है, ये कॉन्सेंट्रेशन है, तो मैं या तो वाई ए को चेंज कर दूँ कॉन्सेंट्रेशन में, या तो सी ए को चेंज कर दूँ मोल फ्रैक्शन में। तो चूँकि चलो मैं चेंज करता हूँ किसको, सी ए को, चूँकि वाई ए बराबर क्या होता है सी ए बटा में टोटल कॉन्सेंट्रेशन होता है, ए का कॉन्सेंट्रेशन बटा में कुल कॉन्सेंट्रेशन टोटल, तो यहाँ से सी ए का मान क्या आ जाएगा वाई ए इंटू सी, अतः सी ए बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ रख देंगे हम। तो दिस इम्प्लाइज एन ए इंटू 1 माइनस वाई ए बराबर क्या हो जाएगा माइनस डी ए बी डी बटा में डी जेड, क्या करना है बेटा सी ए की जगह पे हम क्या रख देंगे वाई ए इंटू सी, वाई ए इंटू सी, और सी क्या है कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे, इंटू सी इंटू डी वाई ए बटा में डी जेड आ गया। अब देखिए सब कुछ 1 माइनस वाई ए में हो गया, वाई ए टर्म में हो गया। अब यहाँ से एन ए निकाल देंगे, माइनस डी ए बी इंटू सी इंटू डी वाई ए बटा में 1 माइनस वाई ए बटा में डी जेड आ गया। अब इसको हम कर देंगे समाकलन वाई ए, तो एन ए इंटू डी जेड इधर क्या चला गया माइनस डी ए बी इंटू सी टोटल कॉन्सेंट्रेशन है इंटू डी वाई ए बटा में 1 माइनस वाई ए, इधर कर दिया मैंने समाकलन कर दिया। जेड बराबर 0 पर कौन वाई ए क्या है मान लीजिए वाई ए 1 है, वाई ए 1, और जेड बराबर डेल्टा पे कितना है बटा वाई ए 2, ए का कॉन्सेंट्रेशन वाई ए 1 से वाई ए 2 है, तो इसको सॉल्व करोगे एन ए क्या जाएगा डेल्टा माइनस 0 बराबर माइनस डी ए बी इंटू सी, इसका समाकलन क्या हो जाएगा माइनस एल एन 1 माइनस वाई ए, माइनस प्लस हो जाएगा एल एन 1 माइनस वाई ए, और लिमिट क्या होगा वाई ए 1 से वाई ए 2, फिर सॉल्व करोगे यहाँ से एन ए इंटू डेल्टा बराबर डी ए बी इंटू सी इंटू एल एन, एक बार एल एन एम माइनस एल एन एम क्या था एल एन एम बटा एम, तो एल एन 1 माइनस वाई ए 2 बटा 1 माइनस वाई ए 1, ठीक है। दिस ऑल्सो इम्प्लाइज लास्ट हो गया एन ए बराबर डी ए बी, और सी को हम लिख सकते हैं पी बटा में आर टी, टोटल कॉन्सेंट्रेशन को लिख सकते हैं प्रेशर बटा में आर टी डेल्टा नीचे आ गया इंटू एल एन 1 माइनस वाई ए 2 बटा में 1 माइनस वाई ए 1, जहाँ वाई ए 2 और वाई 1 क्या है ए का मोल फ्रैक्शन कहाँ पे एक इंटरफेस पर और डू कहाँ पे टॉप पर। तो इसमें जब प्रोफाइल बनाओगे आप देखिएगा ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस जेड, जेड का मान यहाँ पे क्या है 0 और यहाँ पे जेड का मान क्या है डेल्टा, तो यहाँ पे जो प्रोफाइल बनेगी बेटा सी ए वाई ए 1, चलो वाई ए 1 वाई 2 में है ना, तो वाई 1 वाई 2 करते हैं प्लॉट मोल फ्रैक्शन। वाई ए 1 यहाँ क्या है वाई ए 2, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉरी फिर कम हो गया
वेट फिगर ध्यान से बनाना। ये हो गया YB2 और ये हो गया YB1। ठीक है, ये हो गया आपका ए। कैसे ए का कॉन्स्टेंट चेंज हो रहा है हाई से लो, और ये बी का हाई से लो, लेकिन ये प्रोफाइल कैसा है, नॉन लीनियर। तो इतना आप बना के रेडी रखिएगा। ये डेरिवेशन दो, एक तो बहुत आसान है, कौन सा, इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन का। इसमें Na का माइनस एन हो जाएगा, तो Na प्लस एन का मान शून्य हो जाएगा, तो सीधे बल्क का टर्म क्या हो गया, शून्य हो गया, ये पूरा मान शून्य हो जाएगा। ठीक है, किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो यहाँ पे Na जे बचा। इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में आपको ये फिगर बनाना है, एक ग्लास ऑफ वाटर है, आधा फिल्ड है, और यहाँ पे गैस जा रहा है, गैस बी है, यहाँ पे लिक्विड वाटर ए है। ये इंटरफेस हो गया, यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है। ये फिगर जरूर बनाइएगा, दोनों फिगर। ये इंटरफेस है, यहाँ डेल्टा है, यहाँ पर ए का कंट्रीब्यूशन बल्क फ्लो का, ये ए का कंट्रीब्यूशन मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन का, ये बी का मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन का, ये बी का इधर जा रहा है, इधर की ओर बल्क फ्लो का। तो दोनों बी का अगर बात करें तो बी में जितना कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से जा रहा है ऊपर से नीचे, उतना ही बी बल्क फ्लो का नीचे से ऊपर चला रहा है, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी बी का टोटल फ्लक्स क्या हो गया, शून्य हो गया। ठीक है, एन भी शून्य हो गया। तो ये आप यहाँ से कर देंगे डेरिवेशन, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इतना आप कंप्लीट कीजिएगा। धन्यवाद।